हाँ अब सही है। मैं बाद वाली अपलोड करूंगा, ये नहीं देखेगा पार्थ। पार्थ चल रहा है ना। ये भी मैं फॉरवर्ड कर ये मत बात से फॉरवर्ड करूंगा। रिकॉर्डिंग मेरे पास रहेगी, तू कहां से फॉरवर्ड करेगा? मैं मेरे दूर दूर के चाचा के नंबर से फॉरवर्ड करूंगा। उनको फिर मिलेगा वीडियो, पता नहीं चलेगा किसने भेजा। पर तेरे को वीडियो मिलेगा तो देगा कौन? डेफिनेशन लिख लो। एक सेकंड वाओ ये अच्छा होता है। कौन सी? मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, ये वाली वीडियो डालूंगा ही नहीं। अब मेरे पास पीडीएफ वाइट में डालना ये और नहीं करता है। एक वो भी इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन तो करो। किसका? ये अरे वो तो दोनों सर ने भी करना है। अभी बोला भी था साथ में, तो ध्यान नहीं देता। नहीं, आपने बोला था। एक मैं तो बोला ही नहीं। मैंने तो तेरे से दूसरी सर बात आपको पहले बताया किसने इसको? वो पाजी नहीं वो तो आपसे ये वो नीचे और ये बोल रहे थे कि सर वो एक क्वेश्चन आया था, नहीं किसने पूछा था? क्या? प्रथम ने पूछा था कि सर हाँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन क्या होता है? मैंने कहा m = k √ L1 हाँ, मैंने भी ये बोला था, सर बोलते हैं ये कोई वैलिड है ही नहीं। फिर मैं बोला ठीक है जेई का होगा, नहीं पढ़ा है। ऐसा बोला जय का होगा। ऐसा बोला। हाँ मैंने सोचा, बोला नहीं मैंने। सर का बोलेगा जय का होगा। मैं सोचा बोर्ड में नहीं पढ़ाया होगा। अरे हमारे स्कूल के सर पता नहीं मेरे को, मैं तो बोल दिया, मेरे को याद था तो। अब देखो वो है कि गलत जगह पे गलत क्वेश्चन आ गया है। एनसीईआरटी में वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है m = k √ L1 L2 वाला, है ना? सर लेकिन क्वेश्चन था कि L1 L2 डबल हुए है तो M भी डबल होगा, तो ये आंसर ट्रू है। हाँ, पर सर को पता नहीं था क्यों ट्रू है, तो सर ने बोला, सर ने क्या याद नहीं, पर कुछ बोल के सर ने ऐसे छोड़ जाने दिया क्वेश्चन। अरे यू डू इट बेटा, यू विल गेट इट, ऐसा ही बोला। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा ही करते हैं सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं। इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन लिखो पहले तो। इम्पैक्ट कितनी बार रिकॉर्डिंग करना है? चालू ही है। कुछ नहीं होगा। अरे वो भाई अब अपनी क्लास खराब मत करो, तो आधा घंटा ज्यादा पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर मैं भी अरे सर आधा घंटा। क्या बैठना इम्पैक्ट पैरामीटर B the perpendicular distance of the velocity vector, the perpendicular distance of velocity vector, the perpendicular distance of the velocity vector, हाँ from the, ये किसकी velocity vector की बात की जा रही है? अल्फा पार्टिकल की है ना? अल्फा पार्टिकल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या फ्रॉम of alpha, ये of वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल। the perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle, पूरा लिख लो, from the center of the nucleus, from the center of the nucleus, है ना, is known as impact parameter। कल बता दिया था impact parameter बना के तुम्हें, कैसे नहीं, लेकिन हम बनाए तो था इसमें, हाँ खाली ऐसे, अरे हाँ वो थीटा हाँ थीटा तो डेविएशन नहीं है, हाइट है ना बी ऐसे B बनाया तो था, ठीक है, समझ रही बात ये। अब इसके बाद लिखो, अच्छा एक चीज और लिख लो इसमें, उसका फॉर्मूला वो नोट करके एक चीज लिख लो, ये याद रखना क्या ये फॉर्मूला पढ़ा वाला ये वाला हां ना यार वो प्रोपोर्शनलिटी इम्पैक्ट पैरामीटर का भी फॉर्मूला होता है, वो भी याद तो करना होता है, वो तो याद कर लेना। B = KZE² cot θ/2 divided by kinetic energy of alpha particle, ये B का फॉर्मूला होता है। इसमें भी मेन चीज तो यही है कि B is directly proportional to cot θ/2 होगा, वो केवल के काट देते हैं। ठीक है, इजान पढ़ ले बेटा थोड़ा सा ना। नहीं एक बात बताओ मैं तुम्हें, सिलेबस डिले हो जाएगा अपना, क्लास के बाद चल के अपन दोनों इसको कर लेंगे बस, ठीक है ना? दिल को तसल्ली मिल गई बहुत, और वो डी वाला ऑप्शन इसी के लिए था वो। भाई क्या क्या सर क्या कुछ नहीं, बस अब बाद में क्लास के बाद बताएगा तेरे ना। अच्छा इम्पैक्ट पैरामीटर देखो, जिसके लिए डेविएशन एंगल 180 डिग्री होगा उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? जीरो होगा, और 90 जीरो करना किस आता है? रिकॉर्डिंग
डेविएशन एंगल अगर आपको दे रखा है 180 डिग्री तो उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा? 0 होगा। होगा ना? समझ आ गई बात? ये ध्यान रखना है बस। हाँ डायरेक्ट पीछे तक आता है। तब ये ना कभी कभी उल्टा पूछ लेता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर 0 के लिए डेविएशन एंगल कितना होगा? 180। तो बच्चे 0 डिग्री टिक कर देते हैं क्योंकि वो ऐसे सीधा सीधा जाता है। उनको पता तो ये नहीं कि वापस रिटर्न भी होता है वो। सीधा सीधा जाएगा तभी तो 0 आएगा एंगल। सर पर अगर स्पीड बहुत ही ज्यादा हो चला नहीं जाता। न्यूक्लियस को तोड़ के निकल जाएगा। न्यूक्लियस के वो अबे न्यूक्लियर एनर्जी लगेगी, उतना एनर्जी लगेगी उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। हाँ बस तू बस इंफिनिटी को बता दे सब कुछ। इसमें चार्ज जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली अल्फा से, तो वो रिपल्शन लगा देता है पहले ही। तभी तो क्लोजेस्ट अप्रोच पास कर गया तो फिर टर्न करेगा, फिर तो सीधा ही चल जाएगा। गैस में तोड़ देना। हाँ कर गया तो कर गया, तेरे लिए कर गया तो कर गया बस। नहीं करा तो भी कर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं बता रहा। अरे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होती है, तो न्यूक्लियस ही नहीं रहा तो कहाँ से डिस्टेंस निकालेगा? बात है। पर तू ऐसा सवाल कर रहा है। ये तो आर होता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए आपको इस वाले डायग्राम में दो पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। पॉइंट भी तो इंफिनिटी पे ना। हाँ बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि इनफाइनाइट पे। बाद में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? K into ZE into बी E divided by R naught plus 0 R naught नहीं, सॉरी ये गलत लिख दिया, 2E होगा। अल्फा अल्फा पार्टिकल डबल होता है सर, तो वो इम्पैक्ट पैरामीटर उस सब जगह पे 2 ही नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? वो बाकी सारे प्रोग्राम में नहीं वो ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, 2 लेके डिराइव किया होगा वो। काट लिया होगा। 2 कहीं से कटा होगा, वो ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। 2 तो ये हो जाएगा 2kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। या तो ऐसे लिख लो इसे, दिख रहा है कुछ? या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्पीड। हाँ स्पीड की फॉर्म में अगर दे रखा हो तो फिर हाफ mv स्क्वायर लिखना पड़ेगा नीचे। तो 4kz स्क्वायर बाय हाफ एमबी। हाफ mv स्क्वायर के टर्म्स में लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और क्या। हाँ पर ये एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, क्या क्या यूनिट का ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा तुम्हें, और ये k जो होता है 9 × 10⁹ वो ऐसा यूनिट होती है। अगर हम खाली 9 ले ले तो चलेगा, खाली 1 ले ले तो हाँ चलेगा। अगर 1 लोगे तो चलेगा। नहीं क्या? वन तो सीजीएस में अरे जाएगा। हाँ, सीजीएस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीजीएस थोड़ी ना होता है। अरे हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना बस। तो मेगा बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ वोल्ट जाएगा। जनरली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देता है वो, अगर देता है तो। समझ आ गई बात? की जूल में देने में प्रॉब्लम क्या होती है? 1.6 10⁻⁹ जूल में देता पहले तो -90। सर इलेक्ट्रॉन के चार्ज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें नीचे R नॉट स्क्वायर नहीं आता किसमें? नीचे। अरे एनर्जी है, फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है वही समझ अरे समझ गया हम समझ जाएंगे। मैं दो लोगों ने बताया तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। अभी कोई बोलता नहीं ना तो प्रूफ कर देता, वो नीचे R नॉट स्क्वायर आता है। आप मान जाओ। ये वो फिर भी कर देता वो कि सर देखो ऐसा है। क्या कर? क्या करते हो तुम? बहुत गहरी दोस्ती लग रही है। चलना गाना दे तो दोस्ताना है, चलो। इसके बाद देखिए इसमें रीजन एक मिनट ये रीजन फॉर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सर एक मिनट ये तूने अब तक क्या किया है? वो तभी तो आया था। रीजन रीजन फेल नहीं हुआ ना यार। रदरफोर्ड में फेल हो गया था ना। ऐसा फॉर्मूला तो अभी भी सही है ना? ये तो सही है, ये फॉर्मूला तो सही है। कैसे लाऊंगा? ये सीख रहे हैं क्योंकि ये गलत है। अरे मार में भी हो रहा है। लिखो रीजन फॉर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो क्या क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा ना कि क्लास खत्म कर ले, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ आज, इसको चाय पीटेंगे अपन वहाँ लेटा लेटा के। भूख लगे सामने। हाँ रात दोपहर को क्या हुआ? हमको उधर जाना था।
ब्रिलियंट जाना था शुरू से लेट पड़ा था, हम घर तो जा नहीं सकते, 15 मिनट तो जाने में लगे, भूख लगे समझ से गया तो लास्ट की 2 प्लेट मंगाई वो तो आई नहीं, खाली हो गई। क्या हुआ मैं समझ नहीं आया। कुछ नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये ड्रॉबैक्स। हाँ, पहला failure। ये फेलियर है। ओके। पहले मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ क्या कहानी थी। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो वो एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। एनर्जी लूज होने की वजह से क्या हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड का डायरेक्टली इफेक्ट आ जाता है उसकी रेडियस पे। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उससे mv² बाई r फोर्स लगता है। स्पीड कम होते ही क्या हो जाती है, रेडियस कम हो जाती है। जितनी स्पीड कम होती जाएगी उतनी रेडियस क्या होती जाती है, कम। तो धीरे धीरे पाथ की रेडियस कम होते है, स्पाइरल बनता है, -4 सेकंड में बहुत सेंटर में ज्यादा गिर जाता है। ऐसा कोई समझ नहीं टाइम पाती? होता हाँ? है कि ऐसा कोई टाइम फिक्स होता है ना कि अगर ऐसा होता तो इतने सेकंड में अंदर ऐसा न्यूक्लियस में मिल जाता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा फिगर दिया मेरे है को पता नहीं है। वो इंस्टेंटेनियस एक तो तुम कल वो भी तो बता रहे थे ना भाई, वो कितने एटम लेयर 1 out of 10 8000 वाला। किसी ने नहीं किया ना। लेयर कितनी होती है वो? अच्छा वो सिंगल लेयर या 1000 लेयर थिक, हाँ? सिंगल या 1000 लेयर थिक वाला बोल रहे हाँ, थे। वही। ठीक है, तो वो तो देख के आया, वो तो देख के आया पर उसे मिला नहीं, वो तो क्या? देखना चाह रहा था वो। ये टेक्स्ट बुक में फिर 1000 ही है। देख लिया तूने कौन सी टेक्स्ट बुक में? 10th की। तो बताया क्यों नहीं था मेरे को फिर? अरे वो तो अभी इधर डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, करो चालू। मैं सर देखूंगा। क्योंकि एक एटम के लेयर तो निकलना इम्पॉसिबल है ना, इतनी पतली हो जाएगी, मतलब भाई उसने फिजिक्स तो- में इतना कुछ पढ़ा, आधे से ज्यादा इम्पॉसिबल मेरे को नहीं बताया कि वो कैसे निकाली है। अरे मैं वो ये तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। इसलिए 2000 ली होगी ना। चल हाँ, अब इसके बाद देखो होगा क्या, एनर्जी लूज हो जाएगी या एनर्जी कम हो जाएगी तो रेडियस कम हो जाएगी, स्पाइरल पाथ बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, तो इससे तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो जाएगा। बट एटम की स्टेबिलिटी तो डिफाइन हो गई थी, किसने की? है ना? एटम की स्टेबिलिटी तो इससे पहले भी बोल दिया था कि एटम जो है वो स्टेबल है। किसने, डाल्टन के बाद किसका लिखा था, जे थॉमसन ने, उन्होंने बता दिया था कि एटम जो है वो स्टेबल है। समझ आ गई बात ये? मैंने क्या पढ़ा था क्या स्टेबल ही है ना, मतलब सब स्टेबल वो तो पता है, वो जिंदा है मतलब स्टेबल अरे है। यूक्लिड के भी 9 एक्सियम्स हैं। पॉइंट काउंट करते रहना, मेरे तुम याद है? बाहर निकलो अभी। उल्टा लेटा है। नील बोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया था। उसके बाद हाँ, ठीक है, अभी अब आगे सुनो कि हुआ क्या था, बोर्ड ने इसको कैसे कनेक्ट किया था। तो बोर्ड ने पोस्टुलेट लेके कनेक्ट किया था। एनर्जी लूज नहीं करता भाई इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर में कंसीडर किया गया ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें एनर्जी जो है वो लूज नहीं होता है। सर मेरे को एक डाउट अब है। चुप रहिए एक सेकंड, मेरे को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, पर्टिकुलर सारे ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन नहीं होता है, कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें एनर्जी लेवल बोला जाता है। ठीक है, अब वो कौन से ऑर्बिट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर में माना गया ना, तो इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से अपन ने जो क्लास लेवल में स्ट्रिंग वेव पढ़ी थी, है ना, स्ट्रिंग ऐसे जो स्ट्रिंग पे जो वेव जनरेट होती है उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता था। ठीक है, अब एनर्जी लॉस, वो वेव थी वो भी वो ट्रेवल करती है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ट्रेवल करती है, बट उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इसी तरीके से मूव कर रहा है ऑर्बिट्स में, और वो ऐसे लूप्स में रिवॉल्व करता है। ऐसे डायग्राम बनाते हैं, है ना? हाँ हाँ समझ आई बात ये? तो एनर्जी अगर लॉस नहीं करता है तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी सर्कमफेरेंस या पेरिफेरी 2πr वो n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। n यहाँ पे क्या होते हैं, एक लूप, Number of orbits. नंबर ऑफ लूप्स, और लैम्डा क्या होती है, Angular वेवलेंथ लैम्डा। अच्छा लैम्बडा में एल सोच रहा हूँ। ठीक है, समझ आई बात ये? तो पोस्टुलेट देके उसे करेक्ट किया था भाई। रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया था, हाँ वो ऐसा कुछ नहीं था, एंगुलर मोमेंटम NH/2π का वो तो पोस्टुलेट है। इंटीग्रल मल्टीपल, दोनों सेम वो ही तो चीज़ बोर है। का था ना। दोनों मल्टीपल ऑफ h upon सेम ही चीज़ है वो, इसी से प्रूफ होता है वो। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। ये क्लियर है ना माइंड में? चलो अब लिखो अब फेलियर्स। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स ये failure है। वेव थ्योरी, मैक्सवेल एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मैक्सवेल की कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, Every charge particle, accelerated charge particle. every accelerated charge particle should emit electromagnetic waves.
Sir, every accelerated charge particle should emit electromagnetic waves. ठीक है? Should emit Electromagnetic waves. In the Rutherford model, क्या होता है? दूसरा मतलब वो अपन बता रहे हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में, इन द रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन इज revolving around the nucleus सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड ही होता है ना? एसी तो लगता ही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है घूमने के लिए। वेलोसिटी चेंज होती रहती है। हाँ, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हाँ। स्पीड चाहे कांस्टेंट रख लो तब भी, ठीक है? इन द रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद कुछ लिखा In his model, electrons Electron is electron is revolving around the nucleus and it is accelerated. Yeah, so it is accelerated. ऐसे लिख लेना, revolve करता है circular orbits में, so it is accelerated. अब अगर ये accelerated है तो एनर्जी क्या Energy करेगा? loss होगी। एनर्जी लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस करेगा तो स्पाइरल पाथ बना लेगा, है ना? So its energy is decreases and also radius is decreases. ठीक है? तो due to the decrease in radius, due to the decrease in radius, it follow the spiral path and fall into the nucleus. nucleus. ठीक है? अब अपन पढ़ते हैं बोर्ड्स मॉडल। Due to the spiral path. And falls It into follows nucleus. spiral path. हाँ, Due to the spiral path. Due to decrease in radius. Due to decrease in radius, it follows spiral. It follows spiral path. It follows spiral path. it fall into the nucleus. But ऐसा नहीं होता है ना? हाँ नहीं होता। But it does not happen. क्या सर? सही है। इसके बाद है बोर्ड्स मॉडल। ये भी फेल हुआ है क्या? फेल हो गए। डायरेक्ट पास होना क्यों पड़ता है? तो वो पहले बढ़ चुका है इसलिए। तो भी फेल हो जाते हाँ देखो, बोर्ड्स मॉडल एप्लीकेबल है किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम। एक ही प्रोटॉन होना चाहिए ऐसा। इसमें हाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, Single electron ठीक है? इसके तो मेनली अपने को पोस्टलेट्स लिखने, देखो पहला वाला तो वो जो अपन ने ऑलरेडी लिख चुके थे, फोर्स वाला ही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, बाहर लग रहा है mv²/r। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है जो स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और वो स्टेबल ऑर्बिट जो है वो nth ऑर्बिट है, तो वेलोसिटी और रेडियस सब nth ऑर्बिट के निकाल रहा हूँ मैं। किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? nth ऑर्बिट, ऐसा है ना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? mv²/r इक्वल टू kZe²/r²। nth ऑर्बिट में ना सब nth, ये v और r जो है वो nth ऑर्बिट के लिए लिख रहे हैं क्योंकि nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो ना। एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो mv² इक्वल टू हो जाएगा kZe²/r। पोस्टलेट तो ये था पहला, है ना? बट इक्वेशन हमने ये बना ली। इसको फर्स्ट पोस्टलेट लिख लेना। क्या कर रहे हैं? कौन है? सर पॉइंट काउंट कर लो ना सर। पॉइंट काउंट कर लो ना। पॉइंट, हाँ काउंट कर रहा हूँ। 4-5 तो गए होंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा पोस्टलेट था इनका कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। L इक्वल टू होगा mv कंजर्व नहीं, सॉरी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π nh/2π के बराबर होगा। nh/2π को कभी कभी जैसे h बार भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। h/2π की वैल्यू h बार लिख देते हैं कभी कभी। अब देखो L को क्या लिख सकते हैं? mvr। तो mvr इक्वल टू हो जाएगा nh/2π। 2π ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। बोर्ड में अपने 3 है वो एनर्जी, जब
एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है तभी एनर्जी क्या करता है वो Gain या loss. गेन या लॉस होती है ना, बाकी रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी लॉस या गेन नहीं होता है। सर वो एच क्या है, एच के ऊपर एच बार अभी बोला ना सर कान के ऊपर नहीं होता, इधर काटा हुआ है थोड़ा। अबे एच किसी ने ऐसे बंद किया अबे 27 अच्छा वो तो बाहर का है। देखो अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो ऐसे इस तरीके से रिवॉल्व करता है। हाँ सर हम लोग कैसे बनाएंगे, गलत बना तो गया। अरे बन जाएगा बन जाएगा जल्दी। अरे सर क्या अच्छा बन जाएगा, बन जाएगा। फोटो खींच के चिपका देते हैं। बहुत इजी है। ठीक है। अब ये जो है वो ये एक लूप 1 2 3 सॉरी ये पूरा एक लूप है, ये बड़ा वाला सब लैम्डा लिखेंगे। ये एक लूप, ये दूसरा, दो मतलब यहाँ से अगर मैं देखो ना ये एक वेवलेंथ होगी कहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, एक लूप की। तो ये नंबर ऑफ लूप्स है। अगर ये सिंगल सिंगल काउंट करोगे तो फिर डबल हो जाएंगे है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तो 2 pi r small r। क्या मतलब ये 2 पाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू लैम्डा के बराबर, ठीक है। लैम्डा को अपन देखो इसके टर्म्स में लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb होता है। हाँ तो ये h अपॉन mb हो जाएगा। mb और r को इस साइड लेके आ जाओ तो वही हुआ NH पे 2 पाई। प्रूफ हो गया। वो तुम बोल रहे थे ना, वो इसी से इससे ये प्रूफ होता है ना। और उससे वो हमने उल्टा किया ना। मतलब ये मैंने बाद में लिखवाया पर इससे ये प्रूफ होता है Okay. सेकंड पोस्टुलेट। ओह ये मानोगे तभी तो ये आएगा। ये माना गया ना, बोर्ड्स ने कंसीडर किया ना। यही पोस्टुलेट है उसका, सेकंड पोस्टुलेट का 2 pi r इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो wave है कर रहा है। वो वेव की तरह ऑर्बिट्स में स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। सर ये बना दो मैं अरे बना लेना, उसमें कई फर्क पड़ता है। नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो अपने को यहाँ तक बना लो, फिर उसके बाद अपने को nth ऑर्बिट की रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, वो सब तो याद है। बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, निकाला था ना उधर, I into A होता है ना। करंट भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें कितनी करनी है? जितनी कर सकते हो सब। सर ये क्या है P1 P2 अरे पॉइंट कौन बोला? मेरा कब बोला? मैं तो ठीक खा रहा, अच्छी लगी। प्रपोज कर दे। खा गया कैसे? मंडे को एसी का डिस्कशन है भाई। हाँ वो तो लिया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करना था। सर मैं नेक्स्ट आगे वीक कोई शीट करने ट्यूसडे से एग्जाम थोड़ी शीट करनी है। अरे क्या पहले ही बोल दिया था। मैंने बोल दिया था सर। अरे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल रहा आगे अबे इधर बढ़ो। क्या छू रहा है सर? तू भी ज्वाइन कर लेना। छू रहा था, पूछो इससे। अरे तू भी अमन और सर को ज्वाइन कर लेना इसको ठोकना। मैं बोल रहा तू भी सामने छू ले। क्या सब लोग हिसाब बराबर। मंडे को एसी का डिस्कशन है, नहीं तो फिर अपन बहुत पीछे रह जाएंगे। इनमें सास बहू का एक साथ है। चुप रहना। तो पॉइंट बढ़ा दिया ना। हाँ वो गिनती छोड़ दी अब तो। अब तो पूरा मन भरे तब तक। क्या कहते गड़ा भर गया है। मेरा हाँ नहीं, तो पिटेगा आज अभी इतना बाकी है। सब अब भर गया। भर गया है। सर ये रखना एक मिनट डायग्राम। हाँ पूरे आगे पीछे ठोकेंगे। वो बेस्ट टाइम था। कंटीन्यूअस में स्टडी में के सामने देखा है, ऐसे बात उसमें से एक करते एक में
सुनो अब रेडियस अब वो निकाल लें फटाफट से, है ना। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड वो सब कैलकुलेशन एक साथ ही करवा देता हूँ मैं ना। पहली कैलकुलेशन है वेलोसिटी की। कैसे घटिया मानते हैं और रो वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट 2.18 into देखो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नहीं उल्टा कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है। तो ये mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय mvr कर d by r भाई इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा kjd स्क्वायर डिवाइडेड बाय r और इधर क्या मिलेगा nh, ठीक है। तो r से r कट जाएगा, m से एक v से v चला जाएगा, हो गया आ गया। तो nth ऑर्बिट का जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, देखो कांस्टेंट को एक साथ लिख रहा हूं कि उसको कांस्टेंट सर उसको के कैपिटल के स्मॉल के ऐसा कुछ मान लेना है, ऐसा याद कर सकते ये हो जाएगा z बाई मेन तो z बाय नहीं है n, बाकी ठीक है। सब तो टाइम पास है। समझ आती बात ये। हां सर इस पूरे को कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट कितना हो जाएगा हमारे पास v नॉट z बाई n, और v नॉट की जो वैल्यू है 2.18 into 10 raised to 8 centimeter per second 2.8 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकंड। ए सेंटीमीटर में सर मैं सेंटीमीटर में बोला था, अरे तो कौन तेरे को तू ही बोल रहा है साले। यहाँ पे c डिवाइडेड बाई 137, ये काम का होता है। ये भी कभी कभी यूज हो जाता है, ज्यादा और ये सही है 137 और 137 है ना। हैं हां और एक बात और है, सुनो मेरी बात, ये तो याद रखना ही है, वो भी याद रखना ये डेटा तो याद रखनी पड़ेंगी, वो डेटा नहीं क्योंकि अपने को ना। हां बाकी एक दूसरी चीज और देखो कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास कैंसिल आउट हो जाता है, तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ठीक है ना। इसके बाद अपन इसका रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। सर रुको थोड़ा मैं वेलोसिटी भी बन गया? कैलकुलेट तो अभी वहीं पढ़ा है, अभी सर ने पूरा आगे लिख दिया। तो मैं इधर ध्यान दे रहा था, अभी देख रहा हम भी दे रहे थे ध्यान। हूं। है ना। अब वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। हैं वापस इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं देखूं तो m इंटू r इंटू वेलोसिटी को इधर पुट कर देते हैं ना, या अपन ऐसा लिख लेना r ऑफ n इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m, है ना, mvr। r तो एक आ ही गया, अब v की वैल्यू पुट कर दो, r क्या सॉरी r तो इधर लिखा है ना, v की वैल्यू ये पुट करो ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, h ऊपर चला जाएगा, बाकी ये 2 पाई के ई स्क्वायर जेड। ऊपर नीचे अगर थोड़ा चेंज हो जाता तो मस्त कर जाता। NH2 पाई सब किसका मस्त कट जाता है तेरा, मतलब मस्त कटने के लिए ऊपर नीचे करते हैं। इसको दिखे ना, दोनों सिमिलर से हैं। तो इसमें देखो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरा एक कांस्टेंट बन गया, और इधर n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आर एन इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अमन? हां सर पढ़ाई कर लो बेटा। यहां सर 529 एंगस्ट्रॉम, थोड़े ही तो दिन बचे। 0.529 हाँ ठीक है। सर 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और और 29 एक बात और कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आता है
वो सब तो क्वालिफिकेशन में चला गया। मासों में इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर एक डाउट है। बको ये n के डायमेंशन 0 है, z के डायमेंशन 0। इसके डायमेंशन नहीं नहीं वही है वही है। डायमेंशन कितना सेम मेथड है सब लाइट एनर्जी लूज करती है हाँ करेगी। तो ये तो उससे भी स्लो जा रहा है, फिर भी एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा? उससे भी स्लो जा रहा है ये, इसका मतलब ये है कि जो लाइट की स्पीड से चलेगा और कम स्पीड से चलेगा, सब एनर्जी लूज कर रहे हैं। तो मैं कितनी करनी चाहिए? क्यों नहीं कर रहा? इसका मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? अरे मास का वो फोटोन का मास होता है और फोटोन खुद एनर्जी होता है। पता नहीं कि कहाँ से कहाँ से किस चीज़ को रिलेट करता है, सब देखा तो कर एक बार। अप्रिशिएट करते ना कनेक्टिंग कोई नहीं, लंबा हो जाएगा थोड़ा। लंबा नहीं होगा क्या Zero m not rates to 0 के लिए अरे उसके ऊपर डिपेंडेंट वो मैं समझा, पर अभी मेरे को समझने में अब समझ में आया। सीधा सीधा स्टेटमेंट क्यों नहीं लिख लिया? लिख लेना वो लंबा लिख लेना पूरा लिखा मैंने, लिख लिया। जब मैं पूरा स्टेटमेंट लिखा था तो इतना स्टेटमेंट को शॉर्टकट सर उसमें एमी कहाँ है ये वही से इसलिए तो हाँ इंडिपेंडेंट सर, नहीं एमी का गलत है ना, 1/m की पावर 0 करो तभी इसको समझ में आ जाएगा। हाँ जीरो लिखा हुआ है। तुझे डिग्री लग रहा है? तेरे को तू भी बोली मत। मैं अरे अरे सर इसका घड़ा अब क्या टूट गया अब तो। गला टूट गया। जीरो कर दिया। अरे अरे हम सर अभी क्लास के बाद क्लास खत्म होती है। हम निकल जाते हैं रिकॉर्डिंग क्लास के बाद नहीं रिकॉर्डिंग करना है। नहीं कुल्लू मनाली में पावर लग जाएगा। अरे तो जब अच्छा लगा मुझे डेस्टिनेशन समझ ही दी जाएगी। कुल्लू मनाली में इसका ये इसका काफी सर और कुछ नहीं होता है 0.592 एंगस्ट्रॉम 529 देख के भी गलत पड़ रहा। बता था मैं भारत में भी गलत देखता है। बस आप इसको इग्नोर करो वरना तुम्हारी क्लास खराब हो जाएगी। बात है अभी इसको तो अभी थोड़ी देर बाद सब रुक के जाना है ना, सब प्रसादी लेके जाना। वो क्लास में बोल रहा सर स्विच बंद कर दे लाइट सब मारा देखे सब मारते हैं सब mv स्क्वायर की वैल्यू देखो वहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 रुपए का चांदी। 2r। ठीक है r के टर्म्स में ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में हो गया? r के टर्म्स में। r की वैल्यू ये थी, इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो ये कांस्टेंट के टर्म्स में आ जाएगा पूरा पूरा अभी पुट नहीं कर रहे हैं है ना। ये इक्वेशन नंबर इसमें 1 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? kz2/r तो माइनस में आएगा इनटू ze इनटू इलेक्ट्रॉन माइनस e डिवाइडेड बाय इसमें z स्क्वायर बाय n स्क्वायर आएगा। हां n2/z2 है z2 kze स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय z बाय n के स्क्वायर उसके आएगा। इसमें ये r वहाँ पे अगर पुट करेंगे तो काइनेटिक z स्क्वायर बाय n स्क्वायर z/n स्क्वायर z स्क्वायर बाय n ऊपर एक और z। अब दोनों एनर्जी को ऐड कर दो को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना होना है? -9 से दोनों को ऐड करोगे माइनस k Minus z स्क्वायर बाय 2r। सर मार रहा है इधर क्या तो यहाँ से टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ इक्वल आता है। अच्छा एक बात बताओ ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये रिलेशन Satellite कब वैलिड है? सफर जब आपने पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट पे जीरो बनाया
हाँ अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जिसमें ये रिलेशन वैलिड नहीं है तो फिर हम इससे नहीं करेंगे। नहीं तुम इसी से करोगे फिर तुम्हारे आंसर गलत आएंगे। नहीं अब आपने बता दिया ना तेरे को कब पता चला वो क्वेश्चन? बता देता है, फिर भी ऐसे ही करो। कि जब इनफाइनाइट फॉर्मूला चेंज कर दिया था। हाँ? हाँ होती है, मानते हैं। देखो इसी यहाँ पे object भी infinity मेरी बात पहुंचा सुनो, दे। एक बात सुन लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए जा रहे हैं वो आपके इस फोर्स से डिराइव किए जा रहे हैं, इस रिलेशन से v² इक्वल टू t JD² से। उसको चेंज किया तो सब अगर मान लो उसने ऐसा बोल दिया है, हाइपोथेटिकल मॉडल है जिसमें फोर्स का एक्सप्रेशन 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, तो फिर आपको सब चेंज करना पड़ेगा ये। तो तब हमारा कट जाएगा। कुछ अच्छा वर्ड ये बोलना था समझ आ गई बात ये? तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले तभी लगाने हैं जब ये इस टाइप का नॉर्मल आपके पास एक्सप्रेशन हो, अदरवाइज वो चेंज करके देगा ना तो फिर ये सारे चेंज करने पड़ते हैं। चेंज करके मतलब ज्यादा बार आता है। हाँ, हाइपोथेटिकल में भी तो आया था दो हाइपोथेटिकल मॉडल देता है वो। मतलब अच्छा कैसे डिराइव किया वो याद कैसे रखना है। डिराइव किया है वो याद रखना है, इसलिए तो डेरिवेशन कैसे किया है उसको एक बार समझ लेना बस। टोटल एनर्जी में देखो r की जगह अपन ये वाला एक्सप्रेशन पुट करेंगे ना, पूरा ये वाला पूरा वैल्यू पुट करेंगे, तब अपने को टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो -13.6 Z² बाई n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में बाकी पढ़ा का है। अगर मान लो कि हाइड्रोजन एटम है और आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में ऊपर जाते जा रहे हो, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। माइनस है आगे। डिवाइड भी है और माइनस भी है। और टोटल एनर्जी, मैक्सिमम टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है? जीरो। कब? n = इनफिनिटी। समझ आ रही सर तो है? एनर्जी डिक्रीज ही कर सही तो बोला, नेगेटिव में बढ़ रही है। हाँ तो वो इंक्रीज इंक्रीज बोला था वो। अरे मैं डिक्रीज बोला था, ये डिक्रीज बोला, बाकी सब इंक्रीज बोल रहे नहीं पर वो नेगेटिव में इंक्रीज ही तो करेगी तो। इंक्रीज तो नीचे n की वैल्यू 2 अबे रखो, minus भी है। माइनस भी है तो जीरो बड़ा होता है, -10 बड़ा होता अगर है। तू बता कर वो कुछ क्या नहीं समझ आया तेरी? मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो मैग्नीट्यूड वाइज तो डिक्रीज करेगा, बट टोटल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इनफाइनाइट जब भी नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जाना होता है ना, तो एनर्जी गेन करता है वो, मतलब एनर्जी चाहिए होती है। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल तो न्यूक्लियस में होगा ना वो। ट्रांसपोर्टिंग मॉडल। तो सही तो है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तभी कुछ अनस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ही नहीं है। अरे वो तो अनस्टेबल हो जाएगा फिर तो नहीं। आगे लेके आ। सर आप देखो इनफाइनाइट पर मैक्सिमम एनर्जी है 0। ऐसा नहीं है, ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। सबसे कम ऑर्बिट में जब रहेगा, नीचे वाले जितने जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट पॉसिबल है, हां सबसे फर्स्ट ऑर्बिट जो पॉसिबल है उसमें अगर रहेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो न्यूक्लियस ऑर्बिट है क्या चले? अरे ऑर्बिट का वो 0 कर दो। अरे तो मैं क्या तो बोल रहा minus हूँ, ऑर्बिट मैं तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में डालेगा कहां से स्टेबल होगा? अरे ये लोग तो घर भी जा रहे हैं तो पागल। जाने देना कर। तो ये क्या काम है उनका। मुझे को भी जाना है। तो इनको निकल जाने, ज्यादा बेइज्जती होगी बेचारे की। वॉशरूम में लेके मारना है। पक्का आज पिटेगा तो। नहीं क्या होता है? राइट पर जा ही नहीं सकता है कहीं। सारे तेरा दुश्मन नहीं है। अबे क्या अभी रुक जा, अभी पढ़ ले पहले फिर सर अबे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा सर, एक मिनट, ये ऐसा नहीं कर रहा, थोड़ा सा लेकिन एक दो चीजें मैं और बता रहा हूँ इसमें, जो कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ बट कैसे निकालनी है वो बता देता हूँ। तो नोट कैसे- करना ना, हाँ नोट लेके ना हाँ, नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो 3 चीजें तो हमने निकाल ली है। अब तुमसे अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछे nth ऑर्बिट में तो कैसे निकालोगे? I into एरिया। एरिया। एरिया में क्या होगा? पाई r स्क्वायर। r मतलब कौन सी रेडियस? nth ऑर्बिट की रेडियस। और I मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। हां फ्रीक्वेंसी को क्या लिखोगे? v/2πr। v/2πr लिखोगे। समझ आ गई बात ये? तो इस तरीके से v के एक्सप्रेशन और r के एक्सप्रेशन पुट करने होते हैं। अगर तुमसे टाइम पीरियड पूछे तो क्या होगा? 2πr/v।
अब देखो 2 पाई r अपॉन v करोगे ना, तो r के एक्सप्रेशन में n स्क्वायर बाई z आता है, v के एक्सप्रेशन में z बाई n आता है, तो वो n क्यूब बाई z स्क्वायर हो जाता है, उसमें भी एक कांस्टेंट बन जाएगा आगे। सर ये तो आपने R by V को frequency direct value क्या frequency बोली हो आपने? जाएगी ना। फ्रीक्वेंसी की यार वैल्यू वो क्या है, ये कैसे V लाया? कैसे सर n नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं सही है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लगाया? फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा। मैंने वो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना। समझ आई बात ये? 2 पाई डिस्टेंस हो गया। अरे ये डिस्टेंस अपन टाइम पीरियड का उल्टा होता है ना, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है ना, एक सेकंड। ठीक है। अरे इधर देख लो भाई, इसमें r के फंक्शन में क्या होता है, n स्क्वायर बाई z, और इसमें होता है z बाई n, तो इसमें भी ना n by z स्क्वायर, ये आपने बोर्ड में बताया। कांस्टेंट बनता है n क्यूब बाई z स्क्वायर आता है, और इसमें उल्टा आएगा 14 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या होता है? सर n वो t नॉट क्या होता है? उसकी वैल्यू है कुछ? करंट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, करंट इक्वल टू होगा चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ये है तो ये हो जाएगा I नॉट इनटू z स्क्वायर बाई n क्यूब, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारे पास क्या, करंट इनटू रेडियस, एरिया रेडियस का स्क्वायर। तो करंट के एक्सप्रेशन में क्या है, z स्क्वायर बाई n क्यूब, सिर्फ n के प्रोपोर्शनल है ना, और रेडियस के स्क्वायर में क्या बनेगा, z n स्क्वायर raised to 4 by n raised to 4 बाई, z स्क्वायर तो सिर्फ n के प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली हो गया m नॉट इनटू चला n, गया z ये सिर्फ n। ऐसे आप है ना ये सब निकाल सकते हो, ओमेगा भी निकाल सकते हो, 2 पाई f होता है, वो 2 पाई f का उल्टा हो जाएगा, वो तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, और टाइम पीरियड का जो है n क्यूब बाई ओमेगा तो डायरेक्ट v by r आएगा ना। v बाई r से निकाल सकते हो, उससे भी वही आएगा। सर ये वो एंगुलर मोमेंटम से ये निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अरे एंगुलर मोमेंटम से वो सब कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, हाँ वो वही हाँ, वो उसका आपने बताया m बाई l इक्वल टू Gyromagnetic ratio। हाँ, गायरो या gyro? m बाई l इक्वल टू होता है e बाई 2, मुझसे निकल अरे सर जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती थी? उससे 8.3 मेरे को भी याद नहीं थी। ऐसा कुछ था। किसका? गायरो 9.27 ये समझ आया कि नहीं आया सब, है ना। अब अपन इसके बाद आगे वो एनर्जी लेवल्स निकालेंगे सारे, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 पे कितना होता है, 2 पे कितना होता है, वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ वो लाइनमैन बाल सीरीज अरे एच अल्फा लाइन वाला एच अल्फा लाइन कौन सी होती है? ऐसा